आज की जो कहानी है आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आप लोग जानते होंगे। एक्ट्रेस इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि फ़िल्म की उसकी शुरुआत ही हुई थी। लैला खान पाकिस्तानी बॉर्न, इंडिया आती है और छोटी मोटी फिल्मों में काम करती है, PC ग्रेड की फिल्मों में। एक जो फिल्म है जिसका जिक्र किया जा सकता है वो थी 2008 में एक फ़िल्म आई थी वफ़ा, अपने ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। उस फिल्म में ये भी एक्ट्रेस का रोल किया था और लैला खान ने अपोजिट राजेश खन्ना के। तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी लैला खान और परिवार भी पड़ा था। लेकिन लैला खान से जो ज़्यादा अजीब कहानी है वो उसकी माँ को लेकर है। लैला खान की जो माँ सलीना पटेल, इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी और शायद मैं ये कहूँ कि ये जो पूरी जो कहानी है, इस कहानी की जड़ में यदि कोई है तो वो सलीना पटेल है। तो चलिए करते हैं क्राइम विश्लेषण टॉक मेरे साथ। ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट समीर व्यास आर्वत लीगल सेल यानी कि LC के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेरी मेल ID पर दे सकते हैं। सलीना पटेल के मतलब जो 3 शादियां की थी उसने। जो पहले पति थे सलीना पटेल के नादिर शाह पटेल, उनसे लैला खान पैदा हुई। साथ में लैला खान की बड़ी बहन उससे पहले थी हजमीना खान, और इसके अलावा जुड़वा भाई बहन एक और ज़ारा और इमरान। ये 4 बच्चे नादिर शाह पटेल से हुए थे। नादिर शाह पटेल और 4 बच्चों के बावजूद मुंबई में फिर मुलाकात होती है सलीना पटेल की आसिफ शेख नाम के एक शख्स से, और फिर दोनों में प्यार होता है। लेकिन सलीना कहती है अपने पति से, नादिर से, ये मेरे चाचा का लड़का है और कज़न है तो शक ना करे। लेकिन बाद में भेद खुलता है और ये आसिफ शेख से भी शादी कर लेती। लेकिन आसिफ शेख दूसरा शौहर, उसके बावजूद कुछ दिन के बाद सलीना पटेल को फिर से इश्क होता है और इसके बाद परवेज नाम का एक 35 साल का कश्मीरी लड़का था और सलीना की उम्र को 50 या 52 के आसपास थी। और जो तीसरा उनकी ज़िंदगी में आता है वो आता है परवेज, कश्मीर से छोटी गिरी मोटी नेतागिरी करने वाला परवेज। मुंबई में इनकी मुलाकात होती है, फिर से सलीना को इश्क हो जाता है बुढ़ापे में और सलीना परवेज टाक से भी शादी कर लेती है। लेकिन नादिर शाह को पहले उसने छोड़ दिया था। जब उसने आसिफ शेख से शादी की थी, जब उसने दूसरी शादी की थी तो तलाक ले लिया था। लेकिन जब परवेज टाक से शादी की तब उसने आसिफ शेख से डिवोर्स नहीं लिया था और बिना बताए शादी कर ली थी। एक बार लैला खान के अपने जो फिल्मी सफ़र और कैरियर उनका चल ही रहा था, B ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी। 2008 में राजेश खन्ना की जो जुगाड़ लगी तो लगा कि कैरियर में कुछ काम में नहीं मिलेगी। राजेश खन्ना साथ में थे लेकिन बॉक्स ऑफिस में वो फिल्म चली तो लैला खान का भी कैरियर उतना आगे जा नहीं पाया। फिर वो मुंबई में अपनी किस्मत आजमाती थी। 2008 में फिल्म रिलीज़ हुई, 2008 आता है, 2011 आता है। इधर परवेज टाक से भी सलीना का झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि परवेज टाक ने जो शादी की थी असल में उसकी नज़र सलीना पटेल की दौलत में थी। मुंबई में 2 घर आलीशान, मुंबई से 125 किलोमीटर दूर करीब इंगतपुरी एक इलाका है, वहाँ पर एक शानदार फार्म हाउस था। उसकी कीमत करीब 2 करोड़ और बैंक बैलेंस, अच्छे ठाठ, जेवर, बहुत कुछ था। ये सारी चीज़ें थी और परवेज टाक ने भी उम्र से काफ़ी बड़ी से भी शादी की थी। उसकी नीयत में भी यही था कि वो उसकी दौलत में को हासिल करेगा। लेकिन इसी बीच में कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि सलीना को वापस जो दूसरा शौहर था वो आसिफ शेख, वो उसके भी करीब आ जाती है वापस परवेज टाक से शादी करने के बावजूद। क्योंकि परवेज टाक को लगता है कि
दूसरा जो उससे पहले का जो पति है उसके पास जा रही है, तो वो भी थोड़ा सा उसे गुस्सा आता है। कुल मिला के आसिफ से सलीना के लिए ठीक ठाक एक शख्स था, लैला खान का सौतेला बाप था। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और ये पूरा फैमिली मुंबई के ओशिवाड़ा इलाके में सनशाइन बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट, एक सोसाइटी है, वहाँ पे रहती थी एक पूरी फैमिली। और कुल मिला के अगर करीब पैसों में देखें तो 7-8 करोड़ की अच्छी प्रॉपर्टी थी, हर जगह पैसे भी थे, इसके अलावा जेवर भी थे काफ़ी। 2011 में आते आते अचानक सलीना पटेल ये फैसला करती है कि वो यहाँ का अपना सब कुछ बेच कर दुबई में परमानेंट शिफ्ट हो जाएगी और वो दुबई में रहेंगे। और लैला खान भी यही था, फिल्मी कैरियर इतना चल नहीं रहा, तो वो भी दुबई में सेटल हो जाएगी। इस दौरान इधर भी कहानी में ट्विस्ट एक आती है कि लैला खान एक मुनीर खान नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है गुपचुप तरीके से, चूँकि हीरोइन थी तो पब्लिकली उसको डिस्क्लोज नहीं करती है। इसी के दौरान दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है। कहानी में बहुत सारे पेज है, एक दिल्ली में एक ब्लास्ट होता है और जब उसकी इंक्वायरी होती है, गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर से पता किया जाता है, पता चलता है ये सलीना पटेल यानी कि लैला खान की माँ के नाम पर। पुलिस पूछताछ करती है लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि सलीना के नॉर्मल है, तो उसकी मतलब गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि लैला खान ने गुपचुप तरीके से शादी की, क्योंकि गाड़ी की जरिए पूरी फैमिली की इंक्वायरी हुई। जिस शख्स से शादी की उसका नाम मुनीर खान है। जब जांच की गई कि मुनीर खान कौन है, तो ये सच आपको चौंका देगा। ये बांग्लादेशी हरकतुल जिहादी इस्लामिक नाम के संगठन का सदस्य है। अब ये भी एक चीज़ नहीं थी, लेकिन लैला खान का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन जब ये सारी जांच चल रही थी, इस ब्लास्ट के साथ गाड़ी के साथ बरामदगी, फिर सलीना पटेल की गाड़ी और सलीना पटेल की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है मुनीर खान और लैला खान का, मतलब जो चुपचाप शादी की थी। और बांग्लादेशी का जिहादी बरकतुल जिहादी संगठन, इस तरीके का संगठन नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन फरवरी 2011 में एक रोज अचानक लैला खान की पूरी फैमिली गायब हो जाती है। और इस फैमिली में जो लोग थे, 7 लोग थे जो गायब होते हैं। उसमें एक लैला खान, तब उसकी उम्र 30 साल थी। लैला खान की बड़ी बहन हज़मीना खान, जिसकी उम्र 32 साल थी। लैला की माँ सलीना पटेल 52 साल। लैला का जो जुड़वा भाई बहन थे छोटे, ज़ारा और इमरान 25 साल और 23 साल की उम्र थी करीब इसकी। लैला की एक रिश्तेदार थी एशमा, मतलब कज़िन थी, उसकी उम्र करीब 25 साल थी। और इनका तीसरा पति परवेश टाक, जो कि कश्मीरी था। तो ये 7 लोग गायब हो जाते हैं। 2011 फरवरी में गायब होते हैं, फिर इनका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन किसी को कोई मतलब भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी को लगा हुआ कि कोई फैमिली चली गई, घूमने चली गई कि या कहीं निकल गई। तो इस तरह से पहला दिन निकल जाता है, हफ्ता निकल जाता है, फिर महीना भी निकल जाता है और ये सारी चीज़ें ऐसी खामोशी चीज़ें निकलती जाती हैं। शायद लैला खान की गुमशुदगी के बारे में खबर सामने आती ही नहीं अगर 2008 में जो फिल्म बनाई थी उसके जो डायरेक्टर थे, मतलब मशहूर साकी सावंत, जो आइटम गर्ल के नाम से भी मशहूर है, आप सब लोग जानते ही होंगे। उनके भाई राकेश सावंत एक्चुअली में वफा फिल्म के डायरेक्टर थे और वो लैला खान को बहुत अच्छे से जानते थे। तो 2011 में जब लैला खान गायब हुई, कुछ काम के सिलसिले में राकेश सावंत ने फ़ोन किया तो लैला का जो फ़ोन था वो रिसीव नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने इधर उधर देखा, फिर वो भी खामोश हो गया और उन्होंने सोचा वो कहीं गई होगी। लेकिन जिस दौरान जब ये गायब हुई थी, ये बात है 7 फरवरी की 2011 की, तो 8 और 9 2 दिन तक मोबाइल ऑन था और लैला के मोबाइल पे कई लोगों का कॉल गया था और जो उसके ओरिजिनल फादर थे और कुछ और दोस्त थे और कोई रिश्तेदार थे, तो फ़ोन की घंटी जा रही थी लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जा रहा था।
थोड़ा और वक्त बीता तो राकेश सावंत को फिक्र थी, तो उन्होंने अपने जानने वाले से पूछा कि वो तो गायब है, तो महीने हो गए तो वो लोग मिल नहीं रहे थे। तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि लैला गायब है, उसका कोई सुराग नहीं। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में जांच की गई तो लैला के घर में जो गाड़ियाँ थी और जो गाड़ियाँ थी, सबके नंबर निकाले गए। पहली चीज़ जो पता चली कि लैला की जो एक गाड़ी कश्मीर से बरामद हुई लावारिस हालत में किश्तवाड़ में, और वहाँ की जम्मू पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और बताया गाड़ी मिली लेकिन कोई और सुराग मिला नहीं। इस दौरान में लैला के जितने भी रिश्तेदार थे, जो पटेल वगैरह, उनसे सबसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया चूँकि अलग हो चुके थे, लेकिन लैला के सगे बाप थे नादिर शाह जी, तो उन्होंने बताया कि वो इतने दिनों से संपर्क नहीं। लेकिन जो आसिफ शेख जो दूसरा फादर जो सौताला, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो कोई जानकारी नहीं मिली। तो शक के आधार पर इन दोनों से पुलिस ने काफ़ी सख्ती से भी पूछताछ की, लेकिन ना नादिर ना ही आसिफ शेख, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। तीसरा जो पति था, जो सौताला बाप था, जो परवेश टाक, जो कि इनके साथ ही गायब था, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पुलिस की छानबीन चलती रही, गाड़ी बरामद हो गई थी, सब कुछ। फिर इसी बीच पुलिस को ये भी लगा कि ब्लास्ट में गाड़ी में का ब्लास्ट का नंबर, फिर मुनीर खान और लैला खान, इसके पति के बारे में पता, और आतंकवादी संगठन के साथ मुनीर खान का रिश्ता है, ये सारी चीज़ें पता चली। तो मतलब पुलिस ये मान के चल रही थी कि पूरी जो फैमिली है गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई भाग गई है। अब यहीं तक सारी लाइन चल रही थी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस की, और पुलिस अपना काम खामोशी से कर रहे थे। महीने दर महीने बीतता जाता है, न लैला खान का पता चलता है, न लैला खान की फैमिली का पता चलता है, और पुलिस एक एक करके इन लोगों से पूछती जाती, लेकिन कामयाबी कोई हाथ लगती नहीं है। करीब करते करते ये पूरा 1.5 साल बीत जाता है। 1.5 साल एक साथ 7 लोग मिस हैं, गायब हैं, उनका कोई सुराग नहीं मिलता। पहली कामयाबी जब 1.5 साल पूरा होने को होता है तब मिलती है। किश्तवाड़ के कश्मीर में एक दूसरे केस के सिलसिले में पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। जब गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है तो उसका नाम परवेश टाक है। तो गाड़ी एक्चुअली में ऑलरेडी वहाँ से बरामद हो चुकी थी, जो लैला खान की थी, और किश्तवाड़ का ही रहने वाला था परवेश टाक। तो जम्मू कश्मीर पुलिस और मुंबई पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से सारी लापता चीज़ों की लिस्ट मंगाई थी, और परवेश टाक को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो जम्मू पुलिस मुंबई पुलिस को इस चीज़ की सूचनाएं देती है, और मुंबई पुलिस शिनाख्त करती है, पता चलता है कि वो परवेश टाक ही है। फिर पुलिस गहनता से जांच करती है तो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हैं और ये अभी तक जिंदा है। और फिर पुलिस ही अंदाज में पूछताछ करती है, इसके बाद वो पूरी कहानी सुनाता है। पर कहानी सुनाने से पहले वो पुलिस से कहता है कि वो चले उसके साथ, और बताता है कि वो बताएगा कि इनकी फैमिली कहाँ है, कहाँ पर है इस वक्त। पुलिस की टीम इसके बाद करीब 50 लोगों की पुलिस की टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉग स्क्वाड्स, और ये पूरा जो अमला एक लाव लश्कर के साथ परवेश टाक को अपने साथ लेकर मुंबई से निकलती है सुबह सुबह। ये बात है 2013 की। 2013 में परवेश टाक पुलिस को अपने साथ कहता है कि चलिए मैं बताता हूँ ये लोग कहाँ हैं। करीब 3 घंटे का सफ़र होता है, 136 किलोमीटर के आसपास मुंबई से दूर एक इगतपुरी एक जगह है, एक हिल स्टेशन सा है, और तो वो वहाँ पे लेकर जाता है और बताता है कि वो सब यहीं हैं। पुलिस की टीम उससे पूछती है वो कहाँ है, तो बारिश भी हुई थी उस दिन, कीचड़ भी था जंगल की। मैं पुलिस की टीम उसको साथ लेके जाती है और वो रुकता और इशारा करता और बताता है कि मैंने सबको मार कर यहाँ पर
दफना दिया। मजदूर भी थे पुलिस के साथ। उसके बाद गड्ढा खोजा जाता है, चलिए 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिलता। पुलिस के लगता है बेवकूफ़ बना रहा। फिर ये कह रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं, मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा और आगे लेके जाता है और निशानदेही करता है परवेश टाक। पुलिस वहाँ पर भी गड्ढा खोदती है, कुछ नहीं मिलता है। फिर पुलिस उसको धमकाती है अपने स्टाइल में, और फिर वो कहती है कि नहीं मैं सही जगह बताता हूँ। फिर वो तीसरी जगह ले जाता है और वहाँ पर इशारा करता है, तो पुलिस वहाँ पर खुदाई करती है और वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। अब पुलिस को लगता है कि बेवकूफ़ बना रहा है। इस पूरी कवायद में जो करीब 5-6 घंटे निकल चुके थे और लगभग शाम होने वाली थी। चौथी बार में जब पुलिस इसकी अच्छी खासी खातिरदारी करती है, तो वो बताता है कि वो सब फार्म हाउस में ही है और मैंने उन सबको दफना दिया। पुलिस अपने फार्म हाउस में जाती है और पुलिस को जब वो इशारा करता है फार्म हाउस में यहाँ पर खुदाई करिए, तो पुलिस खुदाई करती है तो कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस मजदूर भी ले गई थी और साला 1.5 साल हो चुका था, तो पुलिस अपने साथ छन्नी भी ले गई थी कि छान के देखे कि इसमें से कुछ मिल जाए, शायद मिल जाए। पुलिस ने काफ़ी खुदाई करी, छान के भी देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। अब पुलिस को गुस्सा आता है, और क्योंकि लगभग अंधेरा हो चुका था और कुछ भी नहीं मिलता, और लगभग 100 लोगों की पूरी टीम, 100 लोगों की पुलिस की टीम जो परवेश टाक के इशारों पर नाच रही थी, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो पुलिस के सामने 2 चीज़ें थी, या तो ये बेवकूफ़ बना रहा है या फिर ये झूठ बोल रहा है कि मैंने इन लोगों को मारा है। फिर इसी गुस्से में पुलिस अपनी पूरी खातिरदारी करती है ढंग से, अब आपको तो पता है। फिर वो आकर मैं कहता है कि अब मैं सच बता दूँ, वो फार्म हाउस में जहाँ पर स्विमिंग पूल है वहाँ पर मैंने गड्ढा खोदा था और उसी एक गड्ढे में सारी लाशें हैं। परवेश टाक ये बताता है। पुलिस सर्च लाइट और ये सारी चीज़ें लेके गई कि उसे मालूम था कि जंगल में पता नहीं कहाँ क्या होगा, सारी लाइट वाइट का इंतज़ाम किया गया और रात को खुदाई शुरू होती है। स्विमिंग पूल के पास एक गड्ढा था जहाँ पर टंकी बनाने के लिए करीब उस गड्ढे को 12 फीट चौड़ा या 8 फीट मतलब चौड़ा गड्ढा था, 12 फीट गहरा गड्ढा था लगभग करीब। पुलिस खुदाई करती है और आधे घंटे खुदाई होती है, छलनी से पुलिस छानने लगती है, और वहाँ पर जब छलनी से छानते ही कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। ये पता नहीं लगता इंसान की है कि जानवर की है। फिर जैसे जैसे खुदाई होती है, छलनी से छाना जाता है, तो फिर खुदाई होते 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 1 2 3 4 5 6 इतने सारे सर मिलते हैं, और बहुत सारे कंगन, अंगूठियाँ हड्डियों के साथ मिलते हैं। तो सारे जो गायब हुए 7 लोग थे, मिल रहे थे 6। गायब 7 लोग हुए थे और मिल रहे थे 6। और क्योंकि परवेश टाक 7वां खुद नहीं था, के कातिल के बयान पे कि उसके इशारे पर कि लैला खान और उसकी फैमिली है, अदालत में साबित नहीं होता तो उसके DNA करवाने ज़रूरी था। और लेकिन परवेश टाक ने जो जगह बताई वहाँ से ये चीज़ें मिल रही हैं और 6 लोग गायब हैं, 7वां गिरफ्त में। तो 6 के 6 सर मिले, वो भी इसको करते हैं, और कुछ जेवर हर लाश के साथ जो भी जेवर पहने हुए थे उसको उतार लिया गया था। इसके अंदर से, इसके अलावा उसके अंदर से ना कुछ मोबाइल फ़ोन मिलते हैं। टोटल 6 मोबाइल फ़ोन में 6 में से 5 मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ थे। सिर्फ और सिर्फ लैला खान का जो मोबाइल गलती से ऑन रह गया था, और यही वजह है कि 7 फरवरी 2011 को जब लैला खान गायब हुई, 8 और 9 को 2 दिन तक उसके मोबाइल पर कॉल बजती रही जिस गड्ढे में उसे दफनाया गया था, और शायद फिर उसके बाद बैटरी खत्म हो गई, उसके बाद कॉल नहीं गया। तो लैला खान के मोबाइल को ऑफ करना परवेश खान भूल गया था। अब सवाल यह है कि उसने मोबाइल क्यों दफनाए थे, किसी के जेवर भी नहीं उतारे थे। अगर उसके दिमाग में था कि इस मोबाइल के ज़रिए पकड़े जा सकते हैं और जेवर उतारे तो जेवरों के ज़रिए भी पकड़ना हो सकता था, क्योंकि पुलिस पकड़ सकती थी। उसने अपने हिसाब से पूरी फुल प्लानिंग करी थी। नादिर शाह का ब्लड सैंपल लिया गया और लाशों का फिर DNA हुआ था, और इन लाशों में पता चला कि एक लाश लैला खान की थी, एक सेलिना पटेल की थी,
एक लैला की बड़ी बहन हमजीना खान की थी, तो मतलब लाशें उसके बड़े भाई बहन ज़हरा और इमरान खान की थी। ये सारी चीज़ें सामने। अब ये सवाल था कि मारा क्यों। इसके बाद एक पूरी कहानी सुनाता है परवेज़ टाक। और वो जो कहानी थी पूरी, वो कहानी ये थी कि जब परवेज़ टाक ने शादी की, यानी कि तीसरी शादी की सेलिना पटेल से। सेलिना पटेल के बारे में जब पुलिस ने छानबीन की और उसके तो पुराने पतियों से बात की, तो शुरू से ही वो थोड़ी आशिक मिजाज थी और इसीलिए उसने 3 शादी की थी। परवेज़ टाक से शादी करने के बाद उन्हें लगा कि सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी किया है। तो जब लैला खान का फिल्मी कैरियर उतना अच्छा नहीं चल रहा और इधर लड़ाई भी हो रही थी, और जो मुनीर खान और ब्लास्ट के सिलसिले में जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इससे परेशान होकर ये तय किया सेलिना पटेल और उसकी माँ ने कि वो हिंदुस्तान छोड़ के दुबई में शिफ्ट हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी बेच के दुबई में ही शिफ्ट हो। और उसने इसलिए उस समय नहीं बेची कि धीरे धीरे वो बेचेगी, क्योंकि अभी ब्लास्ट का मामला था तो वो गिरफ्तार ना हो। तो उसने क्या किया कि अपनी जो सारी प्रॉपर्टी वो अपने दूसरे पति आसिफ शेख के नाम कर दी, यानी कि उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी। और यह बात परवेज़ टाक को बहुत बुरी लगी और परवेज़ टाक ने इस बात पर लड़ाई की कि तुम आसिफ शेख की जगह पावर ऑफ अटॉर्नी मेरा नाम करो पूरी जायदाद की। और इस बात पर लड़ाई होती थी। 7 फरवरी की पूरी बात थी। लैला खान अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ गई थी। पूरी बारबेक्यू पार्टी हुई, म्यूज़िक हुई, ये लोग अपनी आपस में पार्टी कर रहे थे। रात के करीब 1 बजे पार्टी ख़त्म होती। पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पे चले जाते हैं सोने, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे केवल परवेज़ टाक और सेलिना जाती है। और रात 2 बजे करीब इनका झगड़ा होता है इसी पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर। इसी झगड़े के दौरान सेलिना पटेल कुछ बोल देती है परवेज़ टाक को, मतलब इसको परवेज़ टाक को गुस्सा आता है, तो ये सेलिना पर हमला करता है। तो परवेज़ टाक इसके ऊपर हमला करता है तो वो जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन परवेज़ टाक बहुत गुस्से में था, तो वो सेलिना के सर पे एक पत्थर उठा के ना उसके सर पे मार देता है गुस्से में। और जैसे ही उसके सर पे पत्थर मारता है उसकी जान चली जाती है। लेकिन शोर आवाज़ सुनकर जब सुना लोगों ने, तो जो पार्टी करके लोग गए थे वो सारे लोग ग्राउंड फ्लोर पे आके जाके बाहर देखते हैं कि क्या होता है। तो देखता है कि वो माँ उनकी सारी लहू लहान पड़ी हुई है, मर चुकी, और परवेज़ टाक के हाथ में पत्थर है। परवेज़ टाक अपने एक दोस्त साकिर हुसैन, ये भी एक कश्मीरी इगतपुरी फार्म हाउस के लिए मतलब इसी ने रखा था परवेज़ टाक ने तो कुछ दिन पहले उसमें इगतपुरी फार्म हाउस। और शाकिर खान की करीब 35 साल का था और उसका दोस्त भी था अच्छा, तो वो देखभाल करता था। जब उसने देखा कि सारे बच्चे आ गए और उन्होंने परवेज़ टाक को पीटना शुरू कर, जब परवेज़ टाक को उसने पीटते थे तो उसने शाकिर हुसैन परवेज़ टाक के बचाव में आ गया और फिर उसने सबको पत्थर से मारना शुरू कर दिया। और इस तरीके से एक ही रात में आधे घंटे के अंदर सबसे पहले सेलिना पटेल, फिर उसके बाद उसकी बड़ी बेटी हमजीना, इसके बाद लैला खान, फिर उसके दोनों जुड़वा भाई बहन, ये चारों भाई बहन एक ही बाप से थे और माँ दोनों की सेलिना ही थी। एक एक करके ये सबको मार देते हैं और मारने के बाद आधे घंटे में सबकी जान जा चुकी थी। अब सब कुछ अचानक हुआ तो अभी वो ये लोग सोचे कि अब क्या करें। तो उस फार्म हाउस पे कोई और था नहीं, रात का वक्त था। इत्तेफाक से जब ये लोग पार्टी करने गए थे तो उन्होंने वहाँ पे स्विमिंग पूल के बाद उन्होंने गड्ढा खुदवाया था, हुसैन ने गड्ढा खुदवाया रखा था और वहाँ पर एक टंकी डालनी थी। 12 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा गड्ढा पड़ा हुआ था, बस टंकी लगनी थी जो स्विमिंग पूल के पास जो गड्ढा था। तो उसमें ऑलरेडी इतनी गहराई थी कि इन सारी लाशों को इसी में दफन कर देते। तो सबसे पहले जो 3 लाशें थीं, सेलिना पटेल की, लैला की और इसकी बड़ी बहन की, सबसे नीचे रखा और उसके 3 लाशों के ऊपर कमरे से वो गद्दे लाया, उनको रखा, पत्थर डाला, मतलब एक पूरा स्लैब बन गया। इसके अगले इसमें उन्होंने 3 लाशें और लाई गई और फिर ऐसे ही रखा और उसके ऊपर गद्दा रखा, पत्थर रखा, फिर मिट्टी डाली, फिर उसको सब बराबर कर दिया लोगों ने।
इसके बाद इन लोगों ने घर में जहाँ जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, इनके पास जो गाड़ी थी तो इन्होंने उससे डीजल पेट्रोल निकाला, और जहाँ जहाँ मतलब जितने भी खून के निशान थे तो धोने की बजाय उन सबको उस डीजल पेट्रोल की सहायता से वहाँ पर आग लगी थी, क्योंकि फार्म हाउस जंगल में था तो कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने, और तो सब कुछ जल गया और सबूत सारे वहाँ पे मिट गए। जब सुबह हुई तो परवेश टाक ने इगतपुरी के आसपास के 15 किलोमीटर के आसपास कोई जानने वाला कोई ट्रैवल का काम करता था, तो और उसने कहा कि उसे 2 ड्राइवर चाहिए अर्जेंट, और इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, और ये लोग क्या है मुंबई से इगतपुरी पहुँचे थे, क्योंकि ये टोटल 7 लोग थे। तो एक ड्राइवर पहुँचता है इगतपुरी के पास, परवेश टाक और इनके साकिर हुसैन उस गाड़ी में बैठते हैं, और गाड़ी तो थी इनके पास, इसलिए ड्राइवर मंगाया था। ये लोग सीधे इगतपुरी से निकल के कश्मीर के लिए रवाना हो जाते, कश्मीर पहुंच जाते, और कश्मीर में जगह पे गाड़ी छोड़ देते और दूसरी गाड़ी को भी दूसरी जगह पे छोड़ देते और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 1.5 साल तक पुलिस पता नहीं लगा पाती। अगर परवेश टाक किसी और मामले में कश्मीर में गिरफ्तार ना होते तो शायद ये 1.5 साल का जो पीरियड था ये और भी लंबा हो सकता था, और तब ये राज नहीं खुलता कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हुए, इनके साथ हुआ क्या। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था कि मुंबई पुलिस और बाकी सभी लोग मान के बैठे थे कि ये सब लोग दुबई भाग गए या फिर पाकिस्तान चले गए। ये लोग कहीं भागे नहीं थे, बल्कि 1.5 साल से मुंबई से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस के अंदर एक गड्ढे के अंदर दफन थे। तो इस निशानदेही के बाद फिर शाकिर हुसैन परवेश टाक को गिरफ्तार कर लिया गया। दौलत के लिए इसने 6 कत्ल किए, इस दौलत से भी हाथ खोया, कानून का मुजरिम भी बना, और जो फैमिली का जो अंजाम हुआ उसके लिए यही है कि लैला खान और उसके जो भी भाई बहन जिनकी भी मौत है, इन सबको कहते हैं, जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में भी कहा था, ये जॉइंट कमिश्नर उसमें हुआ करते थे, जब उनका ये खुलासा होता है तब हिमांशु राय हुआ करते थे, जब उन्होंने बाद में बीमारी की वजह से खुदकुशी कर ली। बहुत ही बोल्ड पुलिस अफसर थे वो, उन्होंने खुदकुशी की थी, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तो खैर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहते हैं कि इस पूरी कहानी के जड़ में जो इसकी जो जड़ थी वो सेलिना पटेल थी, वो लैला खान की माँ थी। अगर लैला खान ये सब ना करती, तीसरी शादी ना करती, तो शायद उनके साथ जो तीसरा शौहर उसके दौलत का लालच ना होता, फिर उस लालच में आकर वो उनके पूरे खानदान का खात्मा ना करता। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो लैला की माँ थी। हालांकि खैर लैला की माँ का भी कत्ल हो गया। अब मामला भी कोर्ट में है, और इसमें कोर्ट में चल रहा है मामला, और अभी तो कुछ होगा, इसमें अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये थी कहानी लैला खान की, जो कि इनका जो मतलब मामला है 1.5 साल बाद सामने आया। इसमें एक चीज़ और आपको लगी होगी कि फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था तो पुलिस उसको ट्रैक कर सकती थी। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि पुलिस लोकेशन का बिल्कुल पता कर सकती थी, लेकिन जब फ़ोन की घंटी बज रही थी अगले 2 दिन तक, तो लैला खान की गुमशुदगी के कई महीने के बाद जो पहला शख्स था राकेश सावंत, जो कि राकेश सावंत का भाई है, जो डायरेक्टर था उस वफा फिल्म का, तो शुरुआती कुछ महीने हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था कि फैमिली गायब है, और उन लोगों को ये पता था कि ये लोग घूमने गए। तो मतलब मोबाइल नहीं उठा रहे हैं तो कोई सस्पिशियस बात नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई नहीं थी, अगर गायब होते ही कोई रिपोर्ट लिखाते तो समझ में आता, क्योंकि ये बहुत महीने के बाद का खुलासा है। तो इस वजह से पुलिस को ये शक नहीं हुआ, पुलिस को लगा था शायद ये दुबई भी भाग सकते हैं, जो विस्फोट के बारे में मैंने बताया कि विस्फोट के मामले में इनका नाम है। और जितने भी जो स्कल मिले थे इनके सारे जो सर पे जो बजनी वार था, और उनको जिससे मारा गया वो पत्थर से और रॉड से आदि से मारा गया था। तो उनको इस तरीके से मारा गया, तो सारी चीज़ें वो स्कल में मिली।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये विश्लेषण टॉक? इसी तरीके की विश्लेषण टॉक, कानूनी टॉक और कई मुद्दे, मंदिर और कई भी ऐसे मुद्दे मैं आपको बताता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, जैसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और आर्वत लीगल सेल का टेलीग्राम चैनल, उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके जुड़िएगा। और कमेंट में भी पिन है, तो आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।